क्या टीचर अपना दिमाग लगाते हैं नोटबुक चेक करते टाइम? मैं अगर आपसे कहूं नहीं, तो क्या आप शॉक होगे? हाँ भैया शॉक हो जाएंगे। तो शॉक हो, क्योंकि टीचर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। देखो जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रो वगैरह कभी और देते रहेंगे, आप सब मुझे जानते होंगे। मुझे पता है तुम बहुत परेशान होगे इस समय पर, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चे इस वीडियो को तब देख रहे होंगे जब उनके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके होंगे। आई नो तुम्हें डर लग रहा है कि भैया क्या पेपर की चेकिंग बहुत हार्ड होगी या बहुत कम होगी। भैया आंसर को लिख कर कैसे आए कि नंबर हमें फुल मिल जाए। ये जो तुम्हारी सारी समस्या है ना, आज इनका हल मिलेगा। हल कैसे मिलेगा? हल मिलेगा, उन लोगों के अंदर जाएंगे हम, उन लोगों के दिमाग के अंदर जाएंगे जो कि आपकी कॉपीज को चेक करते हैं, मतलब आप सभी के टीचर्स। मैंने कई टीचर से बात करी जो कि सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, यूपी जो अपना यूपी बोर्ड होता है, उन सभी की कॉपीज को चेक करते हैं। उनसे मुझे पता चला कुछ ऐसी इनसाइट इंफॉर्मेशन जो कि मुझे आज आप सभी के साथ शेयर करनी है। देखो नोटबुक पेन लेकर मत बैठो, आज हर एक पॉइंट सुनो, बस आराम से बैठकर सुनना। 10 मिनट की वीडियो होगी, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 क्या है? क्या टीचर अपना दिमाग लगाते हैं नोटबुक चेक करते टाइम? मैं अगर आपसे कहूं नहीं, तो क्या आप शॉक होगे? हाँ भैया शॉक हो जाएंगे। तो शॉक हो, क्योंकि टीचर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो कोई भी बोर्ड होता है ना, जैसे इमेजिन करता हूं एक सीबीएसई बोर्ड है, आपका इंग्लिश का पेपर पहला हुआ, उसके बाद आपकी कॉपीज आपके टीचर के पास गई जो कि बोर्ड के अंदर चेक करते हैं। उन सभी के पास एक आंसर की होती है जो कि सीबीएसई भेजता है, और उस आंसर की के अकॉर्डिंग उनको चेक करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते, बट उन्हें कम दिमाग लगाना होता है और आंसर की को ज्यादा प्रेफरेंस देनी होती है। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा आंसर की ये क्या होती है? अभी मैं दिखाता हूं कैसी दिखती है आपकी आंसर की। एक सब्जेक्ट वाइज दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इंग्लिश। ये अभी आपको विजिबल नहीं होगी, ये वाली आपको विजिबल होगी। देखो ये हमारी इंग्लिश की, आई होप कि ये विजिबल होगी। थोड़ा सा देख लेना है ना, थोड़ा पॉज वगैरह करके। अब देखो ये आपकी इंग्लिश की आंसर की है। ऐसी आंसर कीज आपके टीचर्स के पास होती है जैसे आपका एग्जामिनेशन हुआ। तो देखो टीचर के पास हर एक चीज है, जैसे कि ये है हमारा राइटिंग सेक्शन लेटर। तो सीबीएसई ने पूरी मार्किंग लिख कर दी है क्या कि देखो फॉर्मेट का 1 नंबर, मतलब अगर आप लेटर को लिख कर आ गए ना बस फॉर्मेट में, चाहे अंदर तुमने कुछ भी लिखा है फालतू से फालतू, तो भी 1 नंबर तो मिलेंगे। उसके अलावा आपके कंटेंट के 2 नंबर, वो जो आप लिख रहे हो ना उसके आपके 2 नंबर, और आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, आपने किस ऑर्डर में चीजों को लिखा है उसका आपको 1 नंबर मिलता है। और आपकी एक्यूरेसी क्या है? आप ग्रामर मिस्टेक्स आपने करी हैं या फिर नहीं करी हैं, उसका भी 1 नंबर होता है। तो ऐसी पूरी गाइडलाइंस हर एक बोर्ड अपने टीचर्स को देता है। दूसरी चीज, आपको देखो पॉइंट बेस्ड भी नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने लेटर बहुत बेकार लिखा तो आपको कोई 0 नंबर दे देगा, नहीं, कोई आपको 0 नंबर नहीं देगा, एटलीस्ट 1 नंबर तो दे के ही जाएगा। अब बहुत बच्चे पूछेंगे भैया ये वाली आंसर की कहां मिलेगी? तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। अब सेकंड एक और सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं जो कि हमारा साइंस। अब देखना, एक साइंस का क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। साइंस का क्वेश्चन था कि एक रिएक्शन आपको दे रखी थी, पूछा था ये रिएक्शन कौन सी है और इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिखो। अब देखो आंसर की में कैसे मेंशन है। आंसर की में मेंशन है ऑलरेडी कि ये वाली जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ऑलरेडी गिवन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे लिखा है हाफ मार्क्स। मतलब अगर एक बच्चे ने लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आधा नंबर तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा क्या लिखा है? यहां पर 3 रिएक्शन दिए और नीचे क्या लिखा है? एनी वन ऑफ द रिएक्शन और अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर एक बच्चे ने लिखी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इसका क्या मतलब है? देखो पॉइंट वाइज मार्किंग। अगर किसी बच्चे ने उस रिएक्शन का नाम लिख दिया होता ऊपर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और नीचे ये रिएक्शन लिखी होती, तो क्या उसके नंबर कटते? नहीं कटते, उसके केवल आधे नंबर कटते इसके, बट उसे इसके नंबर तो मिलते हैं ना। इसका मतलब क्या? स्टेप वाइज मार्किंग होती है, चाहे आपके स्कूल्स में आज तक होती थी नहीं होती थी, डरने की बात नहीं है, बोर्ड है ये। और यहां पर देखो हर कोई चाहता है तुम पास हो, तो तुम्हें आसान मार्किंग मिलेगी और इस प्रकार से तुम्हें मार्किंग मिलेगी। देख लो, अगर एक पार्ट तुमने गलत लिखा है, दूसरा पार्ट सही लिखा है, तो उसके नंबर मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा? हम मैथ। अब देखो एक मैथ का एक एग्जांपल है, इसको देखना, ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 27। ये वाला देखो। अब देखो इसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा जीरोस निकालने का, पॉलिनोमियल का, है ना। अब ध्यान से देखना इसकी मार्किंग कैसे होती है। यहां पर देखो, इस कोने पर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मार्किंग ऐसे होती है। और मैंने ये उन बच्चों के लिए दिखा रहा हूं जो कि मैथ से परेशान है,
उनको ऐसा लगता है भैया आंसर हमारा गलत आता है, पूरे नंबर कट जाते हैं। वो तुम्हारे स्कूल में होता होगा, बट सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड के अंदर नहीं होगा ये। क्यों? देखो, अगर तुमने इक्वेशन सही बनाई है तो उसके आधे नंबर यहां पर मिल गए, अगर तुमने आंसर यहां पर सही निकाला है तो उसके आधे नंबर यहां पर मिल गए, अगर तुमने वेरिफिकेशन का एक पार्ट सही करा है तो उसका एक नंबर यहां पर मिल गया, दूसरा पार्ट सही करा है उसका एक नंबर यहां मिल गया। इसका मतलब क्या है? पूरी स्टेप वाइज मार्किंग गिवन होती है। ये एग्जामिनर अपने दिमाग से नहीं सोच सकता, सीबीएसई पूरा आपको देगी या फिर आपका जो भी बोर्ड है वो आपको पूरा आंसर की देगी आपके टीचर को, और टीचर को उसी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं एसएसटी के ऊपर, है ना भैया। चलो एक एसएसटी का सवाल ले लेते हैं। एसएसटी का सवाल है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ये 5 नंबर का सवाल आया है। अब देखो, इसके अंदर ना आपके सीबीएसई बोर्ड वालों ने देखो 7 या 8 पॉइंट यहां पर लिख दिए हैं, 7 या 8 पॉइंट यहां पर लिख दिए हैं। और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है वो बहुत ध्यान से देखना। ब्रैकेट में लिखा है एनी 5 पॉइंट। देखो एनी 5 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी 5 पॉइंट। इसका क्या मतलब है? देखो, आपके कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, वो आपके टीचर को सारा आंसर लिख कर देता है, जितना भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन होता है। और अगर बच्चे ने इन 7 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट लिखे होते तो उसको पूरे नंबर मिल गए होते। बट यहां पर एक गड़बड़ भी हो जाती है। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ बच्चे अपने ही दिमाग से कोई पॉइंट बना लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं होता और वो लिख देते हैं, तो 90% टीचर को नहीं मानते और उसको गलत कर देते हैं। ये होता है, और ये 2 सब्जेक्ट में होता है, साइंस और एसएसटी के अंदर। तो अगर तुम साइंस और एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी इज द की। बार बार बोला था एनसीईआरटी पढ़ लो। क्यों बोला था? क्योंकि जब बोर्ड की कॉपी चेक होती है तो वहां पर टीचर के पास आंसर की होती है और उस आंसर की के अंदर पॉइंट होते हैं एनसीईआरटी से, और अगर इस पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपके आंसर से मैच नहीं करेगा तो टीचर आपको नंबर नहीं दे सकता। हाँ, कुछ टीचर होते हैं जो कि बड़े अच्छे होते हैं, जो कि नंबर दे देते हैं, वो अलग होता है, बट आपको सारे टीचर नंबर नहीं देंगे। तो याद रखना, जो पॉइंट एनसीईआरटी में है वही आप याद कर रहे हो। अगर अपने दिमाग से बनाकर कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिलने की चांसेस बहुत कम है। तो ये तो थे हमारे कुछ हैक्स। अब आते हैं टिप्स के ऊपर। अभी हमने यहां तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि देखो भैया स्टेप वाइज मार्किंग होगी, डरने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश में हमें ग्रामर मिस्टेक्स बहुत कम करनी है। उसके अलावा एसएसटी और हमारा क्या है साइंस, उसके अंदर में एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है। अब टिप्स के ऊपर बढ़ते हैं। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, तुम्हारे एग्जाम भी पास है, बट डरो मत, ये वीडियो आपके मार्क्स को यहां से यहां पर ला देगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टिप क्या है? कितने टाइम मिलता है एक कॉपी चेक करने के लिए? बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो देखो, मैंने कई टीचर से पूछा तो टीचर बोलते हैं 10 से 15 मिनट हमें मिलते हैं एक कॉपी चेक करने के लिए, बट हम एक कॉपी केवल 5 मिनट के अंदर चेक कर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ही टाइम उनको लगता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे एक टीचर ने बताई थी, वो क्या थी? ध्यान से देखना, मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। देखो, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक टीचर जितना टाइम आपकी कॉपी पे बिताएगा, इमेजिन करो आपके एक टीचर ने 15 मिनट आपकी कॉपी चेक करी, तो उतने ही कम आपके मार्क्स होते जाएंगे। इसका क्या मतलब है? कि भाई टीचर को ज्यादा समय मत दो आपकी कॉपी चेक करने के लिए। वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप कर सकते हो, पता है कैसे? दिखाता हूं। एक पॉइंट है, अगला ही शायद पॉइंट होगा। हाँ, ये रहा, कीप योर पेपर नीट एंड क्लीन। गैप दे दे के लिखो, गैप दे दे के लिखो। हर एक पॉइंट के बाद गैप बना दो, हर एक क्वेश्चन के बाद पॉइंट बना दो। एक क्वेश्चन कंप्लीट करा, उसके बाद 2 लाइन छोड़ दी, 3 लाइन छोड़ दी। क्लीन, बिल्कुल क्लीन लिखो। और अगर तुम्हें देखना है कि एग्जाम में लिखा कैसे जाता है आंसर, तो मैंने इस पे मेन चैनल पे वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। इससे क्या होगा? टीचर आपकी कॉपी पे कम फोकस करेगा, उसे दिखेगा अच्छा ये आंसर सही था, टिक, अच्छा ये आंसर सही है, टिक। वो आपकी नोटबुक ज्यादा देर पढ़ेगा नहीं, और अगर वो कम पढ़ेगा तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो याद रखना, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है टीचर आपको पास करने की कोशिश करेगा। हर एक टीचर आपको पास करने की कोशिश करते हैं, इस बात को याद रखना। कोई भी आपको फेल नहीं करना चाहता, कोई भी चाहे बोर्ड हो, आपको स्टेप मार्किंग करेंगे। तो याद रखना, अगर आप एक वो स्टूडेंट हो जिसने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना एटलीस्ट। अगर तुम अटेम्प्ट भी करके आओगे ना, तो 90% चांस है कि आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है लास्ट के 2 पेजेस फॉर रफ वर्क। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया रफ वर्क कहां करें? तो देखो, लास्ट के जो 2 पेजेस होते हैं ना, उनके ऊपर डाल दो रफ, और एक और लास्ट वाले पे डाल दो रफ। ठीक है, और उसमें पूरी रफ पेज में कुछ भी लिखो तुम अनाप शनाप, तुम्हारे रफ पेज को कोई नहीं पढ़ेगा। अगर तुमने हेडिंग डाल रखी होगी रफ, तो टेंशन की बात नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार भैया मैं अपनी ही शीट के लास्ट में रफ लिख दूंगा तो टीचर मेरे नंबर काट लेगा। अरे कोई नहीं काटेगा, अरे कोई नहीं काटेगा। तू बस रफ लिख देना उसके ऊपर, और चाहे उसमें कुछ भी करना, 0 कट्टा स्केल, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस तू हेडिंग रफ डाल देना वहां पर। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अगला पॉइंट क्या है? सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। ये मैं अपने मेन चैनल पे भी स्ट्रेटजी बता चुका हूं कि यार याद रखना, सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जैसे कि देखो, इमेजिन करो आपकी सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 है, सेक्शन ए ले लेते हैं, सेक्शन ए,
सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन को सही ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। जैसे कि सेक्शन ए में आप ऐसे ही करो 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे ही बी में भी 1 2 3, सी में भी 1 2 3, डी में भी 1 2 3। आप सेक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि सेक्शन सी को पहले कर लिया, सेक्शन बी को बाद में कर लिया, ऐसा आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सेक्शन के अंदर क्वेश्चन के सीक्वेंस को सेम रखना। क्यों? क्योंकि टीचर ऐसा बोलते हैं, देखो अगर सीक्वेंस इधर उधर होता है तो टीचर का दिमाग खराब होता है। और मैंने आपको बताया ना, जितना टाइम टीचर लगाएंगे उतने कम नंबर आपके आएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इसमें एक दिक्कत है, अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया बीच में तो मैं क्या करूंगा? कोई टेंशन की बात नहीं है, वहां पर एक पेज छोड़ दे, एक पेज छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आंसर तेरा छोटा हो बट एक पेज पूरा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा? आपका एटलीस्ट सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। तो ट्राई करना पूरा सीक्वेंस मेंटेन करो। सीक्वेंस अगर आपका मेंटेन नहीं हो पाया तो हाई चांसेस हैं कि आपके वहां पर आधे एक नंबर कट जाएंगे, जो कि आप नहीं कटवाना चाहते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा कि भैया बोर्ड में कॉपीज कैसे चेक होती है, हमें किस चीजों पे ध्यान देना है, और अगर तुम्हें ये देखना है भैया आंसर कैसे लिखा जाए तो उस पर बहुत शानदार वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो देख लो। अब एक दो चीजें मेरी याद रखना भाई, कट अगर तुम कट करते हो ना, ऐसे आंसर लिखकर कट करते हो तो कट ना एक दो ही कट रखना, ज्यादा कट मत करना। और ट्राई करना वो कट तुम पेंसिल से कर दो नॉर्मली, है ना, पेन से ज्यादा कट मत करना। अगर तुम्हें कोई आंसर बिल्कुल ही बेकार लगता है तो पूरे आंसर पे एक सिंगल कट मारो और वापस से आंसर लिख देना। अगर तुम्हारे एक आंसर में 5-6 कट मिल गए ना तो मान लो तुम्हारा आंसर तो गया। तो भाई कट वाली प्रॉब्लम को दूर करो और आंसर जो भी लिखो अच्छी तरीके से लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर में आप बड़े बड़े भारी भारी इंग्लिश के शब्द लिख दो, जरूरत नहीं है। आंसर नॉर्मल लिखो, बट ऐसा लिखो कि टीचर पढ़े और उसे आसानी से समझ आ जाए और वो नंबर देके निकल जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने का तो मिल ही गया होगा, है ना। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर कर देना, है ना। चैनल सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है वो आपकी मर्जी, मैं कभी नहीं बोलता, बट एक मित्र के साथ शेयर कर देना। और याद रखना, ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम